आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये सोचकर ही किया होगा कि चलो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाकी यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं एनाटॉमी को लेकर। कुछ 3D एनिमेशंस है, कुछ प्रोफेसर अपनी तरह से पढ़ा रहे हैं और कुछ स्लाइड शो है। स्लाइड शो से याद आया, आजकल कॉलेज में प्रोफेसर या टीचर एनाटॉमी को पीपीटी में स्लाइड में पढ़ाते हैं, जो कि एक्चुअल वे नहीं है एनाटॉमी का। क्योंकि एनाटॉमी को आपको देखकर समझना पड़ता है, आपको मसल्स को, पार्ट्स को देखना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है, तब आप समझ पाओगे, तब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे, तब प्रैक्टिकल स्किल्स में आपको वो चीज़ें काम आएंगी। जब आप एक्चुअल में ओपीडी में बैठोगे, डॉक्टर बनोगे, तब आपको वो सारी विजुअलाइजेशन काम आएगी। यानी कि अगर आप मेडिसिन सब्जेक्ट भी पढ़ोगे आगे के सालों में जाकर, तब भी आपको, अगर आपने एनाटॉमी कंसेप्चुअली यानी कि विजुअलाइज करके पढ़ी होगी, तो वो सब काम आएगा। मेरे क्लासमेट क्या करते थे कि रट्टा मारते थे एनाटॉमी को। अगर प्रोफेसर ने कोई मसल पढ़ाया, कोई भी XYZ, फीमोरल ट्रायंगल पढ़ाया, उसमें पढ़ाया सार्टोरियस, तो शुरुआत के टाइम में आपको वो नाम अटपटे लगेंगे, आपको उसका मीनिंग भी नहीं पता होगा, आपको इसका मीनिंग भी पता नहीं रहेगा। तो आपका ब्रेन क्या करेगा, उसे भूल जाएगा, क्योंकि आपने उसे समझा ही नहीं है। अगर आज मैंने आपको सार्टोरियस नाम बताया तो आप कल भूल जाओगे। तो मेरे क्लासमेट्स क्या करते थे कि वो मसल्स के नाम को याद करते थे, सार्टोरियस 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 सार्टोरियस, एडक्टर लोंगस एडक्टर लोंगस एडक्टर लोंगस। अरे भाई, ऐसा नहीं करना है हमें। एनाटॉमी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। यही बात मैं इस वीडियो में प्रूव करूंगा आपको। इस तरह आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा कि आपके दिल में उतर जाएगी और आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। समझ कर पढ़ोगे, हर चीज़ के पीछे की वजह ढूंढनी है हमें, ये ज़रूर याद रखें। कोई भी चीज़ मान नहीं लेनी है कि भाई ये है तो है, हाँ इसका मसल का नाम सार्टोरियस है तो है, नहीं, उसके पीछे की वजह जाननी है कि सार्टोरियस है तो उसके पीछे क्या नाम है, क्या रीज़न है। एनाटॉमिस्ट ने जब पहली बार सार्टोरियस को डिस्कवर किया था तो क्या सोचकर उसका नाम सार्टोरियस रखा था, ये सब हमें बात को समझेंगे पूरे वीडियो में। तो मैंने YouTube पर काफ़ी सर्च किया, तो कोई ऐसा अच्छा चैनल नहीं मिला जो विजुअलाइज करा कर, ऐसा समझा कर एनाटॉमी पढ़ा रहा हो। तो मुझे लगा कि स्टार्ट करना चाहिए इस तरह से। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हम आगे भी बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। तो समझते हैं कि आज हम बात करेंगे फ्रंट ऑफ थाई के बारे में। एक्चुअली मुझे वीडियो बनाना था फीमोरल ट्रायंगल पर, लेकिन उसे समझने के लिए हमें पहले फ्रंट ऑफ थाई समझनी पड़ेगी कि उसमें क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह है, क्या है वगैरह। एक और रीज़न है ये सब वीडियो स्टार्ट करने का कि जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो हमें किसी ने इस तरह से एनाटॉमी नहीं पढ़ाई है, कोई ने रीज़न नहीं बताया। बस BD चौरसिया में जो है वही का वही सिलेबस हमें पढ़ा दिया, वैसे क्या वैसा है, कुछ समझाया नहीं, कुछ नहीं। और ख़ास तो स्लाइड शो और PPT में ये सार्टोरियस ये काम करता है, ये फ्लेक्शन ऑफ हिप करता है, लॉन्गेस्ट मसल ये फलाना ढिमकाना, बस। अरे भाई बताओ तो खरी कि सार्टोरियस मसल नाम कहाँ से आया, कैसे ओरिजिन होता है, कहाँ इंसर्शन होता है, एट्सेट्रा। तो चलो, बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये है हमारी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। मैं पूरा हिप बोन नहीं ड्रॉ कर रहा, क्योंकि मुझे आपको थाई का स्ट्रक्चर समझाना है, इसीलिए यह है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो कि हिप बोन में होती है। अब अच्छा, ड्रॉ करके बता ही देता हूँ। ये है पूरा हमारा हिप बोन इस तरह से। ये है हिप बोन, ओके। और ये है एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम।
जहाँ पर फीमर जॉइंट होता है, ठीक है, इस तरह से ये। और ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये स्ट्रक्चर। ये है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। हम 2D में इसे विजुअलाइज नहीं कर पाते, लेकिन हिप बोन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोन होता है। ये एक्चुअल में भाग, ये हिस्सा एक्चुअल में पीछे आता है। अब 2D में यहाँ पर हमारे लिमिटेशंस है, ओके। ये है ऑब्चुरेटर फोरामेन और ये है प्यूबिस, और यहाँ पर और एक हिप बोन होगा इस तरह से, और इसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ ये है प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल। यहाँ से यहाँ तक एक लिगामेंट होता है इस तरह से, ये लिगामेंट होता है जो कि फाइब्रस टिश्यू का बनेला होता है। इसे कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट, ओके। तो ये सब इम्पोर्टेंट मार्किंग्स है जो आपको बता रहा हूँ। आपको ये सब याद रखना है और समझना है। ये हिप बोन है, ये इलियक क्रेस्ट है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, और ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। देखो इतना लंबा नाम है तो उसे ब्रेक डाउन करते हैं कि एंटीरियर, एंटीरियर मतलब क्या होता है कि आगे का, सुपीरियर, सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर, एंटीरियर सुपीरियर। ये एंटीरियर भी है, मैंने आपको बताया ना कि ये हिस्सा आगे की तरफ आता है और ये हिस्सा पीछे की तरफ आता है। तो ये एंटीरियर, सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर है। इलियक, इलियक, इस हिस्से को इलियम बोलते हैं। ये एक फोसा होता है, फोसा मतलब गड्ढे की तरह होता है, तो इसे कहते हैं इलियम। तो इसके ऊपर से इसका नाम आया इलियक। और स्पाइन मतलब कोई ऐसी चीज़ या प्रोसेस कि जो लंबी हो, स्पाइन, ठीक है। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये इसका नाम है। इतने कोई घबराने की बात नहीं है, याद रखने वाली बात नहीं है। वैसे इसका नाम एंटीरियर यानी कि आगे है, इंफीरियर, एंटीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर इलियक स्पाइन। वैसे ही ये इलियम से अटैच्ड है, नज़दीक है, एंटीरियर है, इंफीरियर है और स्पाइन, स्पाइनस प्रोसेस, कोई प्रोसेस, कोई ऐसा बोनी प्रोजेक्शन, एनाटॉमी की भाषा में उसे स्पाइन कहते हैं, ठीक है। हमारी जो ये स्पाइन है वो अलग है, ये स्पाइन अलग है, दोनों को मिक्स मत कीजिए, ठीक है। ये समझ आ गया। इसे इलियक क्रेस्ट कहते हैं, इस चीज़ को इलियक क्रेस्ट, ओके। ये सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये मार्किंग समझाने के लिए ये मैंने पूरा ड्रॉ किया। मुझे मेहनत पड़ी, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन क्या है और प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिक ट्यूबरकल क्या है। तो इस मार्किंग के थ्रू हम फ्रंट ऑफ थाई को समझेंगे। तो यह है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये है प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ओके। और यहाँ से यहाँ ये लिगामेंट है, इसे कहेंगे इंग्वाइनल लिगामेंट, ओके। इंग्वाइनल लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग है, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसे इंग्वाइनल लिगामेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंग्वाइनल रीजन में है। इस एरिया को, यहाँ पर एब्डोमेन होता है और बाद में ये पेल्विक एरिया होता है, तो इस एरिया को इंग्वाइनल एरिया कहते हैं, इसे ये इंग्वाइनल लिगामेंट। और अब मैं थाई का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी थाई हो गई। अभी आपको एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में डिसेक्शन पढ़ाएंगे। तो डिसेक्शन में हम क्या करते हैं कि एक्चुअल बॉडी में हम पार्ट्स को देखते हैं। तो अभी हम जब थाई का डिसेक्शन करेंगे तो हमें जेंटली स्किन को रिमूव करना है। हमने यहाँ से इतने हिस्से में से स्किन को रिमूव कर दिया, तो आपको ये तुरंत ही दिख जाएगा
प्यूबिक स्पाइन, सॉरी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये बाहर की होती है। आप इधर अगर इलियक क्रेस्ट में यहाँ पर आपकी वेस्ट पे फील करोगे तो आपको इलियक क्रेस्ट फील हो जाएगी या एंटीरियर इलियक स्पाइन भी फील हो जाएगी। और आप अगर आपके जेनेटेलिया के पास प्यूबिक सिम्फाइसिस को भी फील करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब बोनी मार्किंग्स है। ओके, सो अब बात करते हैं कि हाँ, स्किन को रिमूव कर दिया, अब क्या आएगा? सुपरफिशियल फेशिया। स्किन के साथ हमें थोड़ा बहुत फैट रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्किन के साथ लूज फैट अटैच होता है। उसके नीचे हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लिनिकली, और अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो उसकी तरह से भी। तो सबसे पहले हमें पतली पतली नसें देखने को मिलेंगी। तो नसों को इस तरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको ये नस देखने को मिलेगी सुपरफिशियल फेशिया में। ओके, अब इसको हम रिमूव करेंगे तो डीप फेशिया आएगा, जहाँ पर हमें मसल्स मिलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन से मसल आते हैं। और इसके नीचे आपको एग्जैक्टली ये मार्किंग के नीचे आपको फीमोरल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उसी लिए आपको समझाना ज़रूरी है कि फीमोरल ट्रायंगल के ऊपर क्या होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं ना, फीमोरल ट्रायंगल वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, कि फीमोरल ट्रायंगल, उसकी बाउंड्रीज, फ्लोर, रूफ, कंटेंट वगैरह ये सब बताइए। तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि क्या होगा, ओहो, उसका रूफ भी याद रखना है, उसका फ्लोर भी याद रखना है, उसके कंटेंट भी याद रख रहे हैं, बाउंड्रीज भी याद रखनी है। उतना वो डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने BD चौरसिया खोला, BD चौरसिया की बुक खोली और उसे रटते गए, उसमें देखते गए, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बताया ही नहीं है कि ये मसल कहाँ से फॉर्म होता है। फीमोरल आर्टरी है तो वो कहाँ से आती है, वेन है तो कहाँ से आती है, नर्व है तो कहाँ से आती है। बस आपको रटना पड़ेगा कि ये फीमोरल ट्रायंगल है, ये मसल से इसकी बाउंड्री बनती है, ये होता है, वो होता है, यहाँ से वो वेन आती है, यहाँ से आर्टरी आती है, ये आर्टरी आती है, ये फीमोरल से। रटना नहीं है, समझना है। इसीलिए आपको मैंने ये पहले मेहनत करके समझाई कि ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये प्यूबिक ट्यूबरकल, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ताकि आपको अप्रिशिएट हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ये हम स्किन हमने रिमूव कर दी है। ओके, स्किन को भी ड्रॉ कर लें। ये स्किन का फ्लैप है, हमने रिमूव कर दिया। ओके, अब हमें दिखेगा सुपरफिशियल फेशिया। उसके क्या कंटेंट होते हैं? तो आपको पतली पतली नसें मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नस मिलेगी। नस मतलब नव, हमारी भाषा में नव। ठीक है, ये है जेनाइटल ब्रांच ऑफ फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। ओके, अब एनाटोमी में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, या एक अच्छी बात है, यूँ ऐसा समझे कि कोई भी चीज़ होगी उसका स्पेसिफिक नाम दिया होगा। जैसे कि अभी ये नर्व, मेन नर्व है जेनाइटोफीमोरल नर्व, उसकी ब्रांच है फीमोरल ब्रांच। देखो भाई, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, यानी कि हमें क्लिक हो जाना चाहिए कि ये जो नर्व है ये दो जगह जाती होगी, दो ब्रांच होगी। तो एक जेनेटेलिया की तरफ जाती होगी और एक फीमोरल यानी कि थाई की तरफ, फीमर के रिलेटेड आती होगी। तो इसमें बताए फीमोरल ब्रांच, जेनाइटोफीमोरल नर्व की फीमोरल ब्रांच। ओके, और ये आती है यहाँ पर लंबार प्लेक्सस होता है, L1, L2, L3, L4 में से लंबार प्लेक्सस निकलता है। तो उसमें से ये आती है L1, L2 में से। किस में से आती है? L1, L2 में से। तो L1, L2 में से ब्रांचेस निकलती है, वो फॉर्म होकर जेनाइटोफीमोरल नर्व बनाती है। उसमें से एक ब्रांच यहाँ पर आती है और ये क्यूटेनस नर्व है, याद रखिए। क्या है? क्यूटेनस नर्व, मतलब कि ये सेंसरी होती है, ये सारी सेंसरी नर्व्स है।
सेंसरी का क्या मतलब है कि यह यहाँ से सेंसेशन ब्रेन तक ले जाती है, दूसरा कुछ काम नहीं करती। ये मोटर नर्व्स नहीं है, ये किसी मसल को सिग्नल नहीं देती, सिर्फ यहाँ पर से सेंसेशन ब्रेन पर तक ले जाती है ताकि हम फील कर पाए। ओके, तो ये यहाँ पर हो गई। एक और यहाँ पर नर्व आती है, ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ओके, अब इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नर्व्स ऑफ थाई। ठीक है, ये नर्व ऑफ थाई तो आ गया, और कौन सी नर्व के बारे में बात कर रहे हैं, क्यूटेनस, ये भी आ गया। और अभी लेटरल, लेटरल मतलब बॉडी से दूर, तो लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, इसमें कोई याद रखने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस समझ कर पढ़ोगे तो ये रटने नहीं पड़ेंगे। मेरे आपको बता तो रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ये सब रटते थे, लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, रटना नहीं है। हमें पता है कि सिर्फ 4 आएंगे, अभी 2 और बताना बाकी है, लेकिन 4 नर्व्स हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई। कहाँ की है, तो कि थाई की है, क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई। अब कौन सी है, तो कि ये एक, आपको ये तो बता दी, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, ये भी इजी कर दिया, इसके नाम को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, सो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो होता है L2 और L3 उसमें लंबार प्लेक्सस में से, बराबर। L2 L3 में से इसका ओरिजिन होता है, और ये काम करती है लेटरल हिस्से को सेंसेशन देने की। ठीक है, अभी ये सब हमें पढ़ाने का या फिर समझाने का रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, क्यों हम याद रखें भाई, हमें क्यों ये पढ़ना है कि भाई ये फ्रंट ऑफ थाई है और उसमें ये नर्व्स मौजूद हैं, क्यों पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी ओपीडी में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास पेशेंट आया कि सर यहाँ पर जांघ के हिस्से में, इतने हिस्से में मुझे कुछ चुभ रहा है, या मुझे इतने हिस्से में कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, सूनापन लग रहा है, या जलन हो रही है। ठीक है, तो आपको तुरंत ही क्लिक होगा कि यहाँ पर, अगर आपका पहला स्टेप तो यह है कि इस पार्ट को आप एग्जामिन करोगे। एग्जामिन किया, स्किन बिल्कुल क्लियर है, कोई स्किन डिसऑर्डर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर आपने ये समझ कर पढ़ा होगा तो आपका ब्रेन सीधा स्ट्राइक मारेगा, क्या, कि यहाँ पर तो एक ही चीज़ हो सकती है, क्या, तो कि नर्व, क्योंकि ऐसे सेंसेशन वाले प्रॉब्लम्स यूजुअली नर्व्स की ही होती है, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि यहाँ पर जैसा खाली चढ़ जाते हैं वैसा बोलते हैं, नमनेस है, खाली चढ़ गया, या फिर सूनापन है, जलन है, दुखावा है, यानी कि पेन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें नर्व के रिलेटेड होती हैं। तो अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको तुरंत ही स्ट्राइक हो जाएगा कि ये नर्व में कुछ प्रॉब्लम है, और आप जैसे ही हिस्ट्री निकालोगे, अब आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर कौन सी नर्व है, तो कि लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई। अब आप जैसे ही वो करोगे, थोड़ा भी हिस्ट्री निकालोगे पेशेंट की, तो आपको नॉर्मली लगभग केस में आपको प्रोबेबली ये सब मिल जाएगा कि भाई इंजरी है बैक की, आपको मोस्ट ऑफ केस में बैक की इंजरी मिलेगी, कोई वज़न वाली चीज़ उठा ली, या टाइट कपड़े पहनता है, या फिर कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री मिलेगी जिसमें ये L2 L3 यानी कि हमारी जो लंबर वर्टेब्रा है उसमें कुछ ना कुछ इंजरी होगी, या फिर या पर्सन जो बहुत ज़्यादा ओबेस है, बहुत ज़्यादा मोटा है, टाइट कपड़े पहनता है, तो उससे एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसका नाम है मेराल्जिया पेरेस्थेटिका। ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि सूनापन होता है, जलन होती है, ये सब होता है। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग, नमनेस, ये सारी चीज़ें अगर इतने हिस्से में पेशेंट को हो रही तो ये है मेराल्जिया पेरेस्थेटिका। तो यहाँ एनाटोमी हमें बहुत ज़्यादा काम आती है कि
मतलब ये तो आपका मेडिसिन का सब्जेक्ट है। अभी आप 4th ईयर में जाओगे तब आपको ये सब पढ़ाया जाएगा कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन मैं आपको अभी से ही तैयार करना चाहता हूँ, अभी से प्रिपेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप ये सब समझ पाएँ और इसे रटे नहीं। मेरा मेन पर्पज़ यही है, आप इसे रटना नहीं है, समझ कर पढ़े कि ये कहाँ काम आता है यहाँ पे। ओके, तो जब भी आप मेडिसिन में मेराल्जिया पेरिस्थेटिका नाम का टॉपिक देखोगे तो आपको तुरंत ही स्ट्राइक हो जाएगा और तब आपको पढ़ाया जाएगा कि ये कंप्रेशन की वजह से होता है, नर्व के कंप्रेशन की वजह से यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन होती है। तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा, फ्रंट ऑफ थाई में, सुपरफिशियल फेशिया में ये नर्व्स है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमें इस तरह पढ़ना है कि ये क्लिनिकली हमें काम आ जाए। तो आगे के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक और नर्व होगी इस तरह से, इसे कहेंगे हम इंटरमीडिएट क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई। ओके, और एक और नर्व यहाँ पर होगी, यहाँ पर इस तरह से, इसे हम कहेंगे मीडियल। यानी कि मीडियल किसे बोलेंगे, जो बॉडी के नज़दीक है। लेटरल किसे बोलेंगे, जो बॉडी से दूर है। यह है मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, ओके। अब देखिए इसमें नाम कितना आसान है। आपको 4 नर्व पढ़ा थी मैंने, आपको 4 नर्व पढ़ा दी मैंने, रमते रमते हंसते हंसते। तो ये आ गई फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व, ये है लेटरल क्यूटेनस, ये है इंटरमीडिएट मतलब बीच की चीज़। तो इंटरमीडिएट क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई और मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, ये समझ में आ गया। अभी हम समझते हैं कि यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पर अगर आप डिसेक्शन करोगे तो आपको पहले ये क्लीन कर देते हैं, कुछ समझ में आए। तो यहाँ पर आपको ठीक बीच में, यहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में मीडियली, इसके नीचे ये आपको ओपनिंग मिलेगी इस तरह से। इसे कहते हैं सेफेनस ओपनिंग। ऐसा क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा डिप्रेशन तो नहीं, ये जगह होती है गोल इस तरह से। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ से सीधा हम डीप फेशिया में, यानी कि इसके अंदर तक जा सकते हैं। अब यहाँ से एक स्ट्रक्चर बाहर आता है, कौन सा बताते हैं। ये ओपनिंग है जिसके थ्रू हमें नीचे का सारा हिस्सा दिखता है। अब स्किन तो हटा दी, यह है सुपरफिशियल फेशिया, इसे हटा देंगे तो नीचे, एग्जैक्टली नीचे यहाँ पर ये फीमोरल ट्रायंगल इस तरह से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझिए। तो यहाँ से जाएगी फीमोरल आर्टरी, जाती होगी, आपको दिखेगी इस तरह से। फीमोरल आर्टरी यहाँ से आती, एओर्टा, कॉमन इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और फीमोरल आर्टरी, और यहाँ से ये बनती है पोप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, और यहाँ से जाती होगी फीमोरल वेन। ये सब बड़ा करके दिखा रहा हूँ, विजुअलाइज कर, ये सब बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप एक्चुअल में विजुअलाइज कर पाए। ये मिट गई, सॉरी। ओके, ये है फीमोरल आर्टरी, ये है फीमोरल वेन। अब और आगे बढ़ने से पहले, फीमोरल वेन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक ब्रांच देती है, वेन की ब्रांच देती है इस तरह से। और ये वेन इस तरह से आगे बढ़ती है और नी के पीछे चली जाती है। ओके,
इस तरह से। ये वेन है सेफेनस वेन, सेफेनस वेन। अब समझ में आया इस ओपनिंग का नाम सेफेनस ओपनिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये सेफेनस वेन मौजूद होती है। ओके, तो ये मेन स्ट्रक्चर था इस पड़ाव का। अभी सेफेनस वेन सुपरफिशियल वेन है। सेफेनस का मतलब होता है विजिबल। आम लोगों में तो ये विजिबल नहीं होती क्योंकि यहाँ पर फैट मौजूद होता है। लेकिन आप जब बॉडी बिल्डर्स को देखोगे या जो इंसान काफ़ी पतला है उसे देखोगे तो आपको सेफेनस वेन दिखेगी। मैं फ़ोटो रख देता हूँ वीडियो एडिटिंग करते समय, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेफेनस वेन है। ओके, तो सेफेनस वेन के बारे में हमने पढ़ लिया, ओपनिंग के बारे में पढ़ लिया, नर्व्स के बारे में पढ़ लिया। अभी सुपरफिशियली ये सब स्ट्रक्चर के लिए ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई तो चाहिए। तो ये फीमोरल वेन और फीमोरल आर्टरी यहाँ पर सुपरफिशियल ब्रांचेस देती हैं अपनी, ठीक है। तो 3 ब्रांचेस आती है इस तरह से, ये एक, और यहाँ पर एक निकलती है, और यहाँ पर इस तरह से एक निकलती है, और वेन भी है। नाम बता रहा हूँ, वेट कीजिए थोड़ा। ये इस तरह से वेन यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। तो इन सब का नाम है ये आर्टरीज और वेसल है, इसका नाम है सुपरफिशियल मतलब ऊपर का लेयर, सुपरफिशियल थोड़ा उपला लेयर। एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी और वेन। सुपरफिशियल मतलब ऊपर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। एक्सटर्नल मतलब बाहर के बना जेनेट। ये प्यूडेंडल मतलब समझाऊंगा बाद में, समझ में आएगा। प्यूडेंडल मतलब रिलेटेड टू जेनाइटल एरिया। ये आता है प्यूडेंडम से, प्यूडेंडम जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है पार्ट्स ऑफ असेम्ब्ड ऑफ, यानी कि शर्मनाक हिस्से शरीर के, ठीक है। तो ये जेनेटेलिया को रिफर करता है। तो यह एनाटोमिस्ट ने ये नाम रख दिया, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल, यानी कि रिलेटेड टू जेनेटल एरिया, आर्टरी और वेन। तो ये किसे सप्लाई करेगी, इसके नाम में ही इसका फंक्शन आ गया। आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा कि भाई सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी किसे सप्लाई करती है। पहले तो नाम याद रखो कि ना, मेरे क्लासमेट ऐसे ही करते थे। पहले तो नाम याद रखिए कि सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी सुपर। अब उसे सप्लाई किसे करती, तो कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया को, वजाइना को, पेनिस को। ये अब हमें अगर समझ के पड़ेगा, आपने देखा ना आपके सामने, अगर समझ के पढ़ा तो ज़रूरत पड़ी याद रखने की। हमें पता है कि ये कहाँ पर जाएगी, एक्सटर्नल जेनेटेलिया पे। और यहाँ पर नज़दीक क्या, अगर ये आर्टरी इस तरफ जा रही है, क्या नज़दीक है यहाँ पर, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पर जेनेटेलिया है। बैठ रहा है मगज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये वेसल्स हैं सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन। ओके, अब इसके नाम का मीनिंग समझते हैं। सुपरफिशियल मतलब ऊपर है, ऑब्वियसली सुपरफिशियल फेशिया में। एपिगेस्ट्रिक मतलब एपिगेस्ट्रिक रीजन को सप्लाई देती है। अब वो क्या है, चलो समझते हैं, भले मेहनत लगे कोई बात नहीं। तो आपने पढ़ा होगा एब्डोमेन, शायद नहीं पढ़ा हो तो बता देता हूँ कि एब्डोमेन को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। कॉन्ड्रियम मतलब रिलेटेड टू रिब्स, तो हाइपो मतलब रिब्स के नीचे। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम,
हाइपोकॉन्ड्रियम, ये है राइट लंबार रीजन, क्योंकि यहाँ पर इसके पास लंबार वर्टेब्रास होती है। ये है लेफ्ट लंबार, ये है राइट इलियक फोसा, इलियक फोसा, ये है लेफ्ट इलियक फोसा, फोसा मतलब गड्ढा, और ये है हाइपोगेस्ट्रियम, हाइपोगेस्ट्रियम, ये है अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन मतलब जहाँ पे आपकी अम्बिलिकस होती है, ड्यूटी होती है, और ये हिस्सा है एपिगेस्ट्रियम, एपिगेस्ट्रियम। तो ये आर्टरीज एपिगेस्ट्रियम तक ब्लड सप्लाई देती है ये आर्टरी, और वेन वहाँ से ड्रेन करती हैं। एपिगेस्ट्रियम में एब्डोमिनल वॉल को ये, क्योंकि सुपरफिशियल है तो कोई मसल्स को, शायद किसी सुपरफिशियल मसल को देती हो सप्लाई, ठीक है। हाँ, तो ये सुपरफिशियल आर्टरीज एपिगेस्ट्रियक रीजन को ब्लड सप्लाई देती है और वेन वहाँ को ड्रेन करती है, इसीलिए इसे नाम दिया गया सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी और वेन। ओके, अब इस वेसल्स का नाम है सुपरफिशियल, अगेन आएगा सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी और वेसल्स, आर्टरी और वेन वेसल्स। ओके, ये हमारी आर्टरी सब माफ़ कीजिएगा। सो अभी एक और चीज़ रह गई है, लिम्फ नोड्स। आप स्किन को रिमूव करोगे तो यहाँ पर हमें लिम्फ नोड देखने को मिलेंगे। किस तरह लोकेट होते हैं? तो इस तरह से टी शेप में, एक ग्रुप यहाँ पर, एक ग्रुप यहाँ पर और एक ग्रुप यहाँ पर, इस तरह से ये हमारे लिम्फ नोड्स है सुपरफिशियल। अब इनके नाम इस तरह से है कि आप समझ पाए, ठीक है। ये है लेटरल हॉरिजॉन्टल ग्रुप, हॉरिजॉन्टल है बराबर, आड़ा है, और लेटरल है दूर है, लेटरल हॉरिजॉन्टल, मीडियल हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल ग्रुप है, ठीक है। इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, और इनका ड्रेनेज भी ये आप हिस्से में, तो कौन सा, तो कि ये थोड़ा लोअर एब्डोमेन को ड्रेन करता है और थाई के इतने हिस्से को ड्रेन करता है। अब इसके नज़दीक यहाँ पर क्या क्या है, ये लिम्फ नोड के नज़दीक तो एनस है, एनल एरिया है, लोअर एनल एरिया है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है और पेरी एनल एरिया है, ये इनको ड्रेन कर लेगा। और यहाँ पर क्या, ये लोअर लिम्फ को, यहाँ थाई के इतने भाग को ड्रेन कर लेगा। सिंपल, इसमें कोई याद रखने की बात नहीं, मैंने भी याद नहीं करा, मैंने जब पढ़ा था तब का मुझे याद है, ठीक है। इसीलिए इसमें कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं होती, हमें सिर्फ अपना दिमाग लगाना होता है और इसे समझना होता है कि ये क्या है। तो लिम्फ नोड्स तो आपको खबर ही है ना, लिम्फ्स जो होता है उसे ड्रेन करने का काम करते हैं, कि वेसल्स में जो ब्लड होता है वो कई बार उनमें से लीक होकर सराउंडिंग टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स के थ्रू उस पानी को, एक्स्ट्रा मॉइस्चर को, ठीक है, फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, वो पीछा और वापस वेन में उसे रिकवर कर देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं, वेन में ड्रेन कर देते हैं वापस। तो क्या है कि ये एक्सेसिव फ्लूइड जो हमारी सिस्टम में जमा हो गया है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जमा होने से प्रॉब्लम होती है। अब आपको ऐसी बीमारियां दिखेंगी जिनमें एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाते हैं, जिसे एडिमा कहते हैं, जैसे कि रीनल इश्यू में, कार्डियक इश्यू में, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लिम्फ नोड्स को अटैक करती है, जिसमें भी आपको एडिमा, स्वेलिंग देखने को मिल सकता है, जैसे कि फिलारियासिस, हाथी पगा बोलते हैं जिसे। कलेक्टिवली इन लिम्फ नोड्स को इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी कहा जाता है, लेकिन सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से सब कुछ हो गया है। नाउ सुपरफिशियल वेन्स, आर्टरीज, वेसल्स, लिम्फ नोड सब कवर कर लिया। सो मोस्ट ऑफ हमारा कवर हो गया है कि फ्रंट ऑफ थाई में क्या क्या आता है
और हमने समझा, ना कि रटा, ना कि मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह ये बस हो गया। देख लो, मैंने आपको पूरा समझाया। भले ही मुझे मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी, इतना ज़्यादा फ्रंट ऑफ था कि लेक्चर 5 मिनट में ख़त्म हो जाते क्योंकि कुछ नहीं होता, और ये शायद आधे घंटे का लेक्चर हो गया होगा। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद अप्रिसिएशन तो बनता है। ओके, सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमोरल ट्रायंगल के बारे में। हम किस तरह जाएंगे, हमने स्किन तो देख ली, स्किन के ऊपर सुपरफिशियल फेशिया, अब हम इसे हटा देंगे तो डीप फेशिया आएगा। अब उसमें किस तरह होता है, क्या मसल्स आते हैं, फीमोरल ट्रायंगल कैसे बनता है, और ख़ास करके ये पढ़ेंगे कि फीमोरल ट्रायंगल की इम्पोर्टेंस क्या है, क्लिनिकली क्यों पढ़ाया जाता है, उसका नाम कैसे दिया, उसका नाम एनाटोमिस्ट ने किस तरह दिया, क्यों दिया, किस तरह ट्रायंगल बनता है, और क्यों इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा ये एग्ज़ाम में आता है, सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।